हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम बिल्कुल हट के पढ़ेंगे क्योंकि ये आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा मध्यकालीन इतिहास का। इससे पहले हम एशियन हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री भी साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, रोज़ एक एक वीडियो तीनों चैप्टर की आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से पूरा अपना कवर करते चलेंगे, क्योंकि हम बहुत ही डीप स्टडी करने वाले हैं। इस तरह स्टडी करने वाले हैं कि सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि हम एकदम हट के पढ़ाएंगे और आपको इतनी अच्छी कहानी के साथ पढ़ाएंगे आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा दूर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में, जिसे हम मेडुअल हिस्ट्री बोलते हैं। दोस्तों, इसको कैसे पढ़ा जाता है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है? इंट्रोडक्शन। और दोस्तों, ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो पढ़ाऊँगा या जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, वो किसी एक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं चले। ठीक है, ये सभी गवर्नमेंट यानी कि ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए यह वीडियो है। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आप भारत की भूमि से किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आईएएस पीसीएस मेंस, सभी में यह वीडियो आपके काम आएगा। चाहे आप वनडे एग्ज़ाम, एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी दोस्तों, कोई भी यूपीएसआई, एमपीएसआई, कोई भी, मुझे एग्ज़ाम से मतलब नहीं है आप किस एग्ज़ाम से बात करें। मेरा मेरा पढ़ाने का तात्पर्य यह है कि आप ये वीडियो पढ़ें, कि आपको ऐसा पढ़िए कि दोबारा आपको हिस्ट्री पढ़नी ना पड़े। ठीक है, केवल आपको रिपीट करना पड़े। हाँ भाई, अब मैं जैसे पढ़ाता चलूँगा, आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, आप हमें फॉलो करते चलिए, क्योंकि हमारा जो मोटिव है दोस्तों वो बहुत ही हट के है। क्योंकि मैं अपना जो ये क्लास लेके आया हूँ दोस्तों, मैं एक किताब से नहीं, मेरे पास कई राइटर्स की बुक है, मैं सभी को पढ़ता हूँ, एक एक चीज़ छाँटता हूँ, फिर नोट्स बनाता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये कोई छाप के मैं नहीं लाया हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप कोई भी, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई भी अगर एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइए। और अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं, आर एस अग्रवाल या ल्यूसेंट की पूरी कंप्लीट मैथ, तो भी आप हमारे चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से खोजिए, वहाँ पे लिखा होगा जो जो आप चैप्टर पर आपको जिस जिस क्लास की चैप्टर वाइज पढ़ना हो, चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ। मेरी एक आदत है हमारे चैनल की, मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो कोई आपको कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मध्यकालीन इतिहास था, इसे संघर्षों का युग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संघर्षों का युग कहा जाता था। किसको? मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडुअल हिस्ट्री को। ठीक है दोस्तों, इसमें इसी में भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, किसका आक्रमण हुआ था? अरबों का आक्रमण। तो अरबों का आक्रमण किया किसने था? तो मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहला जो बंदा है दोस्तों, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? इसके बारे में। इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इस्लाम धर्म का उदय, क्योंकि इस्लाम धर्म का उदय भी होता है तभी ये सब आते हैं। ठीक है, तो हम इस्लाम धर्म के बारे में भी अलग से वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। ठीक है, और दोस्तों दूसरी बात जो है, इसे भारत पर फिर तुर्कों का आक्रमण भी होता है। ठीक है, कब? ठीक 300 साल बाद महमूद गजनवी करता है सबसे पहला आक्रमण। कौन? महमूद गजनवी। दोस्तों ये 1001 से 1027 के बीच में ये आक्रमण करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी, आता है 1175 से 1206 ईस्वी तक इस भारत पर तुर्कों का आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी वही है दोस्तों जिसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। एक युद्ध तो हार गया था, लेकिन दूसरे युद्ध में ये जीत गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बाद क्योंकि जब ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में 1206 ईस्वी से, सॉरी 1175, 1206 में शायद इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कब हुआ था, बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ी आप मोटा मोटी एक अनुमान लगा लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं आप सुनते रहिए। ठीक है दोस्तों, जब युद्ध हुआ था तो ये जाने लगा था कहाँ पे? अपने देश जहाँ से आया था। ठीक है, तुर्क था, तुर्की से आया था शायद, तो वहाँ आया था। तो दोस्तों जब ये जाने लगा जीत उत के बढ़िया, तो इसने क्या किया, एक इसका गुलाम था दोस्तों, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक और था। इन दोनों को क्या किया, गुलाम वंश की बागडोर, मतलब इनको दे दी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की भाई ये जीत ही चुका था, तो इसने क्या किया, तुम लोग शासन करो, मैं हम चलते हैं। तो दोस्तों फिर स्थापना हुई किसकी? गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश में दोस्तों 11 शासक हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की फिर एक चल रहा, दिल्ली सल्तनत चलता है 1200 से 1526 तक। ठीक है, पूरे 300 साल तक। उसके बाद तो गुलाम वंश जब ये चलता है तो इसमें 11 शासक होते हैं। ठीक है, पूरे टोटल मिला के 11 शासक थे, जिन्होंने 1206 से 90 तक इन्होंने शासन किया, यानी 70 साल तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, ज़्यादा तो खिलजी वंश आता है उसके बाद सेकंड नंबर पे, इसमें 5 शासक थे, जिसमें से इसमें सबसे प्रमुख है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जिसने अपने चाचा को ही मार कर इसमें की गद्दी हथियार। ये दोस्तों ये
खिलजी वंश चलता है दोस्तों 1290 से 1320 तक, ठीक है। 5 शासकों के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों तीसरा जो पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 9 शासक हैं दोस्तों, जिसमें से 1320 से 1414 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया था, ठीक है। उसमें दोस्तों चौथे में हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में, जिसमें 4 शासक होते हैं जो 1414 से 1451 तक इन लोगों ने शासन किया था। उसके बाद 5वें में आते हैं दोस्तों लोधी वंश, ठीक है। इब्राहिम लोधी थे इसी में के प्रमुख, बहुत इसमें 3 शासक हुए लोधी वंश में, टोटल 3 शासक हुए 1491 से 51 से 1526 ईस्वी तक, क्योंकि 1526 में दोस्तों इनका युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी का, किसके साथ? बाबर के साथ, ठीक है। जब बाबर के साथ युद्ध हुआ तो फिर ये लोग क्या हुए? हार गए, ठीक है। हार गए तो उन्हें बाबर ने एक नई वंश की स्थापना की दोस्तों, किसकी? मुगल वंश की, ठीक है। अभी मुगल वंश के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी और सामाजिक, क्योंकि हम इन 5 वंशों के बारे में पढ़ लेंगे, पूरी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लेंगे। उनकी प्रशासनिक स्थिति भी देखनी पड़ेगी, आर्थिक स्थिति कैसी थी और सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आंदोलन था दोस्तों सूफी भाव और भक्ति आंदोलन था, ठीक है। इन्हीं के बारे में, सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूफी आंदोलन एक था दोस्तों, और एक था दोस्तों चिश्ती सिलसिला, ठीक है। और एक था दोस्तों सुहरावर्दी सिलसिला, और एक था सत्तारी सिलसिला, एक था कादरी सिलसिला, एक था नक्शबंदी सिलसिला, एक था दोस्तों फिरदौसिया संप्रदाय। इन सब आते हैं दोस्तों एक ही अंतर्गत, सूफी आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है। किसके? सूफी आंदोलन के अंतर्गत ये सब आते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों भक्ति आंदोलन की, ठीक है, कि भक्ति आंदोलन में क्या क्या प्रमुख हैं, तो उसके बारे में भी हमको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। भक्ति आंदोलन के बारे में भी हमको बात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जब भक्ति आंदोलन की जब बात आ ही गई है तो इसमें दोस्तों अलवार शाखा आती है। भक्ति आंदोलन में दोस्तों एक शाखा होती है अलवार शाखा, ठीक है। अगर आपने क्लास 10th या 12th में हिंदी लिया होता तो आप जानते होंगे, ठीक है। अलवार शाखा किसे कहते हैं, नैनार शाखा किसे कहते हैं, सगुण भक्ति शाखा, निगुण भक्ति शाखा, ये सब आपको पते होंगे। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी में सब कवर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नैनार शाखा आता है दोस्तों ने, बस सगुण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ प्रांतीय राजवंश थे जो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, जो दोस्तों प्रांतीय राजवंश जो थे 14 से 16वीं शताब्दी के बीच की ये बात है, ठीक है। तो उस समय दोस्तों कुछ राज्य जो थे वो बहुत ही हट के सब चीज़ से, यानी कि अब हम स्वतंत्र हो गए, हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने बहमनी राज था, बराड़ था, अहमदनगर, बीदर एक था, ठीक है, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, गुजरात और दोस्तों मलावा, उड़ीसा, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़, मरवाड़ और कश्मीर, ठीक है। इन लोगों ने दोस्तों, इन राज्यों ने क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, ठीक है, कि अब हम किसी के भी भरोसे नहीं रहेंगे, जो हम करना है हम अपने मन से करेंगे, हमारे ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं होगी, ठीक है। तो ये यही लिखा है कि ये सभी राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं, ठीक है, स्वतंत्र, कि हम किसी के अंडर में नहीं हैं। और दोस्तों इस सभी में दोस्तों एक राज्य था विजयनगर के साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे, जिसके राजा थे दोस्तों विजय, ठीक है। और दोस्तों इसकी प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जैसे हम सभी में देखते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियाँ के बारे में भी हम इसमें भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। मुगल साम्राज्य में बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे, शेरशाह को पढ़ेंगे, अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए, औरंगजेब। और इनके सभी के किस वर्ष में आए? जैसे बाबर दोस्तों 1526 से और 1530 तक था, यानी कि 4 साल तक इसने शासन किया था। उसके बाद हुमायूं आए 1530 से 1556 तक इसने शासन किया, ठीक है, पूरा ये। और दोस्तों 10 साल बाद 1530 में बैठा, 40 में शेरशाह आए, इनको मार के भगा दिया, ठीक है। 5 साल इन्होंने राज्य किया, उसके बाद फिर से ये ख़त्म, जब मर गए फिर ये आए, फिर बैठे, ठीक है, गद्दी पे। और दोस्तों इसके बाद अकबर जो अकबर आया 1526 से 1605 तक इसने शासन किया था, पूरे 60 साल तक इसने शासन किया था, ठीक है, 60-61 साल तक इसने शासन किया था अच्छी तरह से। उसके बाद जहांगीर आता है दोस्तों, ये 1605 से 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद शाहजहां आता है 1627 से 1658 तक। और उसके बाद दोस्तों औरंगजेब आता है जो 1600
58 से 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे इसकी जो मुगल वंश था उसकी प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी स्थितियाँ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम उत्तर मुगल साम्राज्य के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। किसके? उत्तर मुगल साम्राज्य के बारे में। इसमें जो पहला नाम आता है बहादुर शाह जफर प्रथम की, जिसने 1707 से 1712 तक इसने शासन किया था। कौन था ये? औरंगजेब का बेटा था। उसके बाद दोस्तों जहांदर शाह आता है 1712 से 1713 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद दोस्तों फारूक सियर एक आते हैं, वो 1713 से 1719। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय दोस्तों 1754 से 1769, और दोस्तों शाह आलम 59, ठीक है। शाह आलम 1759 से 1806, और दोस्तों अकबर एक द्वितीय आता है 1806 से 1837, इसे अंग्रेज की कठपुतली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय आते हैं 1837 से 1862, जिसे 1885 की क्रांति के बाद दोस्तों इन्हें क्या कर दिया गया था? इन्हें रंगून भेज दिया गया था, वहीं पे इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं, आप अगर आप इतिहास कभी भी पढ़े होंगे या सुने होंगे तो आपको पता होगा कि यार जो मुग़ल थे वो बहुत ही ताकतवर होते थे औरंगजेब तक। लेकिन दोस्तों उत्तर अगर मुग़ल साम्राज्य के बारे में बात करें, क्योंकि ये वंश किसके थे? वंशज अकबर के ही तो थे, बाबर के ही। तो दोस्तों होता क्या है कि इनके औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों इनकी जो उत्तर मुग़ल साम्राज्य पहले मुग़ल साम्राज्य था, ये पूरे भारत पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, ठीक है। इन्होंने पूरा भारत जीत रखा था। उसके बाद दोस्तों एकाएक जब इन सब की मृत्यु होती है, शिवाजी आते हैं। उसके बाद बालाजी बाजीराव पेशवा आते हैं, जिनके ऊपर फिल्म बनी है बाजीराव, ठीक है। बाजीराव मस्तानी जिसके ऊपर फिल्म बनी है, वो एक आता है दोस्तों। किसके बाद आता है? शिवाजी के बाद दोस्तों दूसरा ऐसा शासक था मराठा साम्राज्य में जिसने इतना ताकतवर था कि इतने पूरे मुगल साम्राज्य को जीत लिया था। बताओ, दिल्ली पे कब्जा करके बैठा था और राजा को पेंशन दिया करता कि तुम राजपाट चलाओ, तुम पेंशन हम तुमको देंगे, ठीक है। यानी केवल गद्दी पे बैठने की नौकरी पे रख दिया था, राजा का काम नौकरी पे। इतना यानी कि इतना इनकी मुगलों की स्थिति जर्जर हो चुकी थी, ठीक है। 17वीं शताब्दी के बाद इनकी स्थिति जो थी एकदम जर्जर हो चुकी थी, ठीक है। तो इसके बारे में हम सभी को डिटेल में पढ़ते चलेंगे। उसके बाद दोस्तों मराठा साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। किसके? मराठा साम्राज्य के बारे में। दोस्तों ये 1627 से 1818 ईस्वी तक के हम कवर करेंगे। इनका पूरा इतिहास देखेंगे, ठीक है। इनका पूरा इतिहास देखेंगे। इनकी प्रशासनिक स्थितियाँ के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। प्रशासनिक हो गई, ठीक है, और ऐसे 2-4 आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर मुगल काल के स्वायत्त राज्य यानी कि स्वतंत्र राज्य के बारे में, क्योंकि डरता तो कोई था नहीं इनसे। तुम क्या कर लोगे? हमारा घंटा उखाड़ लोगे, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, कोई डरता ही नहीं था, पीट पाट के चल देते थे जिसको मन होता था। तो इन्हीं में इसी में दोस्तों कुछ राज्य थे जो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हो गए अवध हो गया, राजपूत हो गए, जाट हो गए, मैसूर और रुहेलखंड, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब, इन सब राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। जाओ, अब हमको तुमसे मतलब नहीं है, हम अपना राजपाट देखो, हम अपना देखेंगे, और आए तो तुमको काट देंगे कस के, ठीक है। ऐसी इनकी हालत हो गई थी। और दोस्तों उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। ये हमारी आज की पहली क्लास थी दोस्तों। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, तो हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए डेली अपलोड करते हैं। अगर आपको दोस्तों RS अग्रवाल की मैथ पढ़नी है, जो मैं आपको बताता हूँ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे बिना मैथ के वो निकलने वाला नहीं है। तो अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे आइएगा, वहाँ पे RS अग्रवाल की एक सवाल दोस्तों मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। एक सवाल पढ़ाया गया है हमारे चैनल के माध्यम से। एक ल्यूसेंट की भी हम क्लास ले रहे हैं, ल्यूसेंट की जो आती है ऑब्जेक्टिव बुक, उसको भी हम पढ़ा रहे हैं। और RS अग्रवाल तो हम पूरा, समझ लीजिए आधा चैप्टर खत्म हो गया है, मतलब आधा मैथ खत्म हो गया है। एडवांस से लेकर अभी बेसिक से चल रहा है। बेसिक यानी 0 लेवल से अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे। तो दोस्तों हम बात कर चुके हैं मराठा साम्राज्य के बारे में, सभी चीज़ें हम देख चुके हैं। किसके बारे में? आधुनिक मध्यकालीन इतिहास के बारे में, ठीक है। कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या क्या हमारी रणनीति होगी, ये हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, और इसके हम पूरे चैप्टर वाइज देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। धन्यवाद।